Hello students, myself Amit Sharma and I am zoology faculty at Ajmal Super 40 and today we will discussing about the next chapter that is the structural organization in animals. तो नेक्स्ट इपिथेलियल टिश्यू में बेटा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वो क्या है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन में आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा जब मकान बनाते हैं तो ये ब्रिक होती हैं, ठीक है। उनके बीच में एक मटेरियल भरा जाता है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, ये दो ब्रिक्स हैं, उनके बीच में क्या है, एक मटेरियल है, ठीक है। क्लियर है। तो ये क्या है, जब ये बनाया जाता है तो आप लोग देखते हो ना, इनमें क्या होता है, हर एक लेयर के बाद में एक जो है सीमेंट का क्या करते हैं, एक लेयरिंग करते हैं हम लोग। तो वो लेयरिंग ऐसे यहां पर भी है, हमारी बॉडी के अंदर भी। यहां पर कैसे होगा, तो इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या बोलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन में देखो आप लोग, ये हमने मान लिया कोई एक लेयर है इपिथेलियल टिश्यू के केस में, ये कोई लेयर है इपिथेलियल टिश्यू यहां पर प्रेजेंट है, आप देख रहे हो ये सेल्स हैं, इपिथेलियल सेल्स ऐसे, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया इपिथेलियल टिश्यू। समझ में आई इतनी बात। अब इसके नीचे एक क्या, इसको बेस प्रोवाइड कर रहा है, इसको ऊपर ये मान लो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर क्या है, ये सेल्स हैं, इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दीज आर द, ये सेल्स हैं, मान लो ये सेल्स कौन सी आपकी, इपिथेलियल सेल्स हैं। तो जब तक ये होगा नहीं बेसमेंट मेम्ब्रेन, तब तक ये कैसे इस पे अडहेयर होंगी, रुकेंगी कैसे। तो इसके लिए क्या होगा, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। क्लियर है। और ये क्या है आपकी इपिथेलियल सेल्स हैं। क्लियर है, जो मार्कर हम लोग दिखा रहे हैं। अब देखो इसके नीचे जो बेसमेंट लेयर है, जो मेम्ब्रेन है, उसमें दो पार्ट होंगे। एक जस्ट इसके नीचे होगा, जो ब्लैक से हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे बेसल लेमाइना। क्या बोलेंगे बेटा इनको, बेसल लेमाइना, ठीक है। ये बेसल लेमाइना इपिथेलियल टिश्यू से ही बनता है। तो पहला जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पार्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे बेसल लेमाइना। किससे बनेगा, जो इपिथेलियल टिश्यूज हैं, जो इपिथेलियल सेल्स हैं, उनके सिक्रीशन से बनेगा। तो इनमें कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे, समझ पा रहे हो, सेल्स हैं तो उनके अंदर प्रोटीन भी सिंथेसाइज होगा। और ये प्रोटीन क्या होंगे, निकल के कहां पर आ जाएंगे, ये सारे प्रोटीन जो होंगे निकल के यहां पर आ जाएंगे, समझ रहे हो। और ये एक मोटी लेयर बना लेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे बेसल लेमाइना। ये पहला लेयर है किसका, बेसमेंट मेम्ब्रेन का। अब इसके नीचे एक और लेयर होगा जिसको हम लोग बोलते हैं, रेड से मैं बनाया दे रहा हूं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ये फाइब्रस लेयर है। कैसा लेयर है बेटा, फाइब्रस लेयर है, ठीक है। तो यहां पर दूसरा हम लोग लिख देंगे फाइबरस लेयर। कैसा लेयर है, फाइबरस लेयर। तो यहां पर क्या होंगे, फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। फाइबर्स में कौन से प्रेजेंट होंगे, कोलेजन। आगे मैं बताऊंगा आपको कौन सा होगा, कोलेजन होगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये दोनों मिलके, एक बेसल लेमाइना और फाइबरस लेयर, दोनों मिलके क्या करेंगे, दे फॉर्म द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बीएम मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब कुछ बातें और इंपॉर्टेंट, ये जो फाइबरस लेयर होगा इसके नीचे अगर देखो आप लोग, तो यहां पे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल। तो यहां पे आप लोग देखोगे ये ब्लड वेसल होगा इसके नीचे, समझ में आ रहा है। इसमें क्या होगा, बहुत सारा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके का जो बीच वाला ये स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक बात और, यहां पे तो हमने बोल दिया कोलेजन और फाइबर प्रेजेंट हैं। फाइबर आगे क्या होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोलेजन भी एक तरीके का फाइबर ही। तो जो कोलेजन और फाइबर्स जो अलग अलग तरीके के वो प्रेजेंट हैं बेसल लेमाइना के नीचे फाइबरस लेयर में, ये जो है कनेक्टिव टिश्यू है। ये यहां पर क्या है, इसको अगर हम लोग देखें ये क्या है, दीज आर द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये किससे बनाए जाते हैं, दे फॉर्म बाय द कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू इसके नीचे होगा और जो ये फाइब्रस लेयर होगी वो किसके थ्रू बनेगा, इस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू बनेगा। यानी कि इनका जो सिक्रीशन होगा वो क्या करेगा, इट फॉर्म द फाइब्रस लेयर, ठीक है। कोलेजन क्या है,
प्रोटीन है, ठीक है। तो ये भी क्या करेंगे, ये वाला जो फाइब्रस लेयर है, कोलेजन हुआ या डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स जो होंगे वो सब कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू रिलीज किए जा रहे होंगे। क्लियर है इतनी बात। कनेक्टिव टिश्यू कहां है, इसके नीचे। दूसरा बेसमेंट जो लेमाइना है, इसमें जो है कुछ प्रोटीन्स हैं जो ब्लैक डॉटेड स्ट्रक्चर से बनाया है, ये रिलीज कहां से किए जा रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू से रिलीज किए जाते हैं। तो बेसल लेमाइना में जो चीजें प्रेजेंट होंगी वो कौन कौन सी होंगी, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे बेसल लेमाइना में क्या क्या प्रेजेंट है। देखो यहां पर म्यूको पॉलीसैकेराइड क्या प्रेजेंट है, म्यूको पॉलीसैकेराइड, ब्लैक से जो कौन बना रहा है, एपिथेलियल सेल्स। दूसरा जो है म्यूकोपॉलीसैकेराइड के बाद में और इसमें होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये जो वाला जो पार्ट है, ये दोनों कहां प्रेजेंट होंगे, दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन बेसल लेमाइना। ठीक है, कहां प्रेजेंट होंगे, बेसल लेमाइना में प्रेजेंट होंगे। अब बात आती है जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं उनमें हमको देखने को मिलेगा, एक होता है ईसीएम, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जब ये दो सेल्स हैं यहां पर, इनके अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, आप लोगों ने सेल में पढ़ा होगा, है ना अच्छे से। तो सेल में आप लोग देखोगे जो प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं, कुछ प्रोटीन तो यहीं रह जाती हैं सेल के अंदर ही, और कुछ प्रोटीन जो होती हैं वो बाहर फेंक दी जाती हैं सेल के बाहर। तो जो बाहर प्रोटीन आ जाती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन। ठीक है, और यही सारी प्रोटीन्स और मटेरियल मिलकर क्या कराते हैं, दे फॉर्म द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। क्या बनाएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनके बीच में आप देखो, जो सेल्स हैं इनके बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स देखने को नहीं मिलता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इन एपिथेलियल टिश्यू ECM लिटिल अमाउंट और एब्सेंट। तो ज्यादा यहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के केस में हमें ECM देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो बहुत सारी बातें हैं आगे हम लोगों को डिस्कस करनी है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। तो सबसे पहले उसमें आप लोगों को याद होगा, हमने पहला जो स्ट्रक्चर बताया था वो कौन सा था आपका, दैट इज द स्क्वामस। कौन सा था, स्क्वामस। तो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का कुछ स्ट्रक्चर आप लोग देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर याद रहेगा आप लोगों को तो थोड़ा और आराम हो जाएगा, है ना। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा हमें, देख रहे हो, पॉलीगोनल टाइप का है ना। ये इस तरीके से थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को, कोई टफ नहीं है इतना। ठीक है, ऐसे आप लोग बना सकते हो इसको। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखो, इसको ध्यान से देखो, तो इसका अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर कुछ बेसिक्स बातें, उनको सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे। यहां पे जो इनकी बाउंड्रीज हैं, ये वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड्रीज हैं, ठीक है, ये कैसी हैं, इरेगुलर इन शेप है। ठीक है, कैसी हैं, इरेगुलर है ना, समझ रहे हो ना, ये इस तरीके से। दूसरा हम लोग देखें इसके बाद में, इरेगुलर सेल मेम्ब्रेन या जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आउटर बाउंड्रीज, ठीक है, बात एक ही है। उसके बाद इनका स्ट्रक्चर अगर देखो वो कैसा है, पॉलीगोनल शेप। ठीक है, कैसा है, पॉलीगोनल शेप। तो ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा हमें, कैसा है, पॉलीगोनल शेप है। दूसरा बेटा यहां पर इनका जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट आप लोग देखो ऑफ सेल्स जस्ट लाइक
टाइल्स ऑफ फ्लोर। ठीक है, तो जैसे हम लोग फर्श में देखते हैं टाइल्स आपस में है ना ऐसे जुड़ी हुई होती हैं, वैसे ये भी देखो आपस में जुड़ी हुई हैं। क्लियर? तो ये भी याद रखना है आप लोग कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स जस्ट लाइक टाइल्स ऑफ द फ्लोर। और इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेवमेंट लेयर। पेवमेंट मतलब टाइल्स लाइक अरेंजमेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेवमेंट इपिथीलियम। तो लिख लेंगे यहां पे पेवमेंट इपिथीलियम। समझ में आई इतनी बात? आगे देखो, सबसे बात क्या है, इनके इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इनका जो होगा वो कहां प्रेजेंट होगा, सेंटर में प्रेजेंट होगा। कहां प्रेजेंट होगा, सेंटर में प्रेजेंट होगा। दैट मींस कुछ यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा सेंटर में। समझ में आई बात? तो जो इनका न्यूक्लियस है वो सेंटर में और कैसा है, फ्लैट है। ये याद रखना बात आप लोग, कैसा है, फ्लैट है। तो अभी हमने इसको फ्लैट बनाया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये इसका क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, आउटर बाउंड्री हो गया। क्लियर है? दूसरा हम लोगों को इनके बीच में ईसीएम देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है दो सेल्स के बीच में, है ना। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स देखने को नहीं मिल रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, है ना। और जो है यहां पर क्या है आपका, ये सेल्स प्रेजेंट है। उसके बाद आप लोग देखो स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स में ये तो इनका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर के बाद में जो बात आती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या होती है कि इनका जो है कहां कहां पर लोकेशन क्या क्या है। ठीक है, तो लोकेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे कि लोकेशन क्या क्या है उनकी। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग कहां कहां प्रेजेंट होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग देखो यहां पर, पहले अभी डिस्कस किया हमने पिछली क्लास में, एंडोथीलियम ऑफ किसकी, ब्लड वेसल, और बेटा किसकी, लिम्फ वेसल। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर भी मैंने ड्रॉ किया था यहां पर, आप लोग देख सकते हो इसको, इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया था, याद है आपको? देखो ऐसे इस तरीके से बनाया था मैंने अभी पिछली उसमें क्लास में। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या है हमारा इनर लाइनिंग जो होगा किसका, ब्लड वेसल या लिम्फ वेसल का, वो जो होगा वो किसका बना होगा, आपका स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ होगा। और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथीलियम। बहुत पूछा जाता है ये। ठीक है बेटा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं दूसरा जो स्ट्रक्चर है एंडोथीलियम, ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल्स के बाद में स्क्वामस सेल्स या टिश्यूज प्रेजेंट इन, कहां प्रेजेंट होंगे, दे आर प्रेजेंट इन नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो नेफ्रॉन क्या है, किडनी का एक बेसिक यूनिट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, या एक्सक्रीशन का बेसिक यूनिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किडनी को बनाता है और वो क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, फिल्ट्रेशन में। तो यूजफुल जो सब्सटेंस है उनको रीअब्सॉर्ब किया जाता है और जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनको आउटसाइड द बॉडी रिलीज कर दिया जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं नेफ्रॉन्स हमारी बॉडी के अंदर। तो वहां पर भी हमें स्क्वामस एपिथेलियल टाइप ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगी। क्लियर है? तो स्क्वामस सेल्स जो प्रेजेंट होंगी नेफ्रॉन में, वो एक स्ट्रक्चर होता है वहां पे, उसको हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है। तो लूप ऑफ हेनले कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। देखो यहां पर ऐसे ये बना होता है नेफ्रॉन, ये। तो लूप ऑफ हेनले कौन सा होगा, ये वाला स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया। तो लूप ऑफ हेनले क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहां पर जो सेल्स होंगी वो कौन सी होंगी, वो स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स होंगी। उसके बाद में बेटा आप लोग देखोगे इसी स्ट्रक्चर में, अगर आप लोग देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ऐसे यहां पर ब्लड वेसल्स आती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स का ये गुच्छा बना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुला। क्या बोलेंगे,
ग्लोमेरुला। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा लोकेशन इसका वो कौन सा होगा, बोमन्स कैप्सूल। तो यहां पर लिख लोगे आप लोग, और कहां प्रेजेंट होगा, बोमन्स कैप्सूल में प्रेजेंट होगा। क्लियर है इतनी बात। तो यहां पे ग्लोमेरुला में भी प्रेजेंट होगा, यहां पे इंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट होंगी। दूसरा ये वाला जो स्ट्रक्चर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोमन्स कैप्सूल। तो ये बोमन्स कैप्सूल में भी प्रेजेंट होता है। यहां पर भी हमको कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, किसके, स्क्वामस इपिथेलियल सेल्स के या स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यूज के। क्लियर है। उसके बाद में आते हैं हम लोग, उसके बाद में आप लोग देखोगे बोमन्स कैप्सूल के बाद में एक और स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। तो जो हमारा लंग्स होता है उसके पास होता है, ये क्या है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का अगर स्ट्रक्चर देखो आप लोग, तो यहां पर भी हमको देखने को क्या मिलेगा, यहां पर भी हमको एक लेयर देखने को मिलेगी और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये किसका होगा, स्क्वामस सेल्स का होगा। तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। ठीक है, तो लंग्स में जो एल्वियोलाई होती हैं, ठीक है, एयर सैक्स होते हैं, जिनके थ्रू क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होता है। वहां पर भी हमको क्या देखने को मिलेगा, स्क्वामस इपिथेलियल सेल्स देखने को मिलेंगी। क्लियर है बेटा इतनी बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एल्वियोलाई ऑफ लंग्स के बाद में उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जो ये तो लोकेशन हो गई, कौन कौन सी हैं, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल्स, स्क्वामस सेल्स प्रेजेंट इन द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट, लूप ऑफ हेनले। तो यहां पर लूप ऑफ हेनले जो है वहां पर हमें देखने को मिलेगा क्या, जो है स्क्वामस सेल्स देखने को मिलेंगी। बोमन्स कैप्सूल ये वाला हमारा रीजन है, यहां पर भी हमें स्क्वामस देखने को मिलेंगे। और जो नेक्स्ट है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, तो इस तरीके से वहां पर भी हमें देखने को मिल जाएंगी स्क्वामस सेल्स। अब इसके बाद में आते हैं, इसके फंक्शन की बात करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो फंक्शन क्या क्या है उसके, तो लोकेशन के बाद में बेटा हम लोग बात करेंगे उनके फंक्शन की। अब ये स्क्वामस सेल्स का फंक्शन क्या होता है, क्या रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो फिल्ट्रेशन करती हैं। ठीक है, दूसरा फिल्ट्रेशन के बाद में आप लोग देखोगे एक्सचेंज ऑफ किसका, गैसेस एंड मटेरियल। ठीक है, तो मटेरियल का भी एक्सचेंज करती हैं और गैसेस का भी एक्सचेंज करती हैं। जैसे ये देखो यहां पे क्या है, जो ये एक ब्लड वेसल यहां पर आ रहा होगा, इसके पास क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा, इसके पास कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा अगर, तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन का कंटेंट कम होगा, ऑक्सीजन कम होगा और CO2 का अमाउंट ज्यादा होगा। तो CO2 कहां चला जाएगा, CO2 इसमें चला जाएगा एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से ये आउटसाइड द बॉडी निकाल दिया जाएगा। जो हम लोग क्या करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, ऐसे सांस लेते हैं तो हमने ऑक्सीजन लिया, और जब हम क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा जो CO2 का कंटेंट होता है वो क्या होगा, ये ब्लड वेसल है कोई, यहाँ पर ब्लड है, ब्लड में CO2 का अमाउंट ज्यादा है, तो वो क्या होगा, इस एल्वियोलाई ये स्क्वामस सेल्स के थ्रू क्या होगा, यहां से CO2 निकल के यहां आएगा और यहां से फिर कहां जाएगा, जो है बॉडी के बाहर फेंक दिया जाएगा। और जो हमने ऑक्सीजन लिया, जो ऑक्सीजन यहां पर था, वो ऑक्सीजन कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो गैसेस एक्सचेंज हो गया। क्लियर। ऐसे ही क्या होता है, सेल्स का भी जो मटेरियल होता है वो भी एक्सचेंज होता है। जैसे दो कोई सेल्स हैं आपस में, ठीक है, इन्होंने क्या किया, कुछ मटेरियल निकाला तो इसमें आ गया, इन्होंने क्या किया, कुछ मटेरियल निकाला तो इसमें आ गया। ठीक है, आयंस वगैरह का फ्लो भी किसके थ्रू होगा, इन्हीं के थ्रू होगा। क्लियर। फिर आता है आपका फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में आप लोग देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमने बनाया, जो ग्लोमेरुलस बनाया है, ठीक है, इसको समझ लो आप लोग। यहीं पे थोड़ा मैं और अच्छे से बता दे रहा हूं। यहां पे देखो आप लोग, ये हमारा क्या है, एक ग्लोमेरुलस है, ठीक है, टफ टफ कैपिलरीज का एक स्ट्रक्चर है। यहां पे क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। तो यहां से ब्लड आ रहा है, ब्लड आया, और ब्लड आने के बाद हम लोग देखेंगे नीचे इसके क्या है, ये तो ग्लोमेरुला है, नीचे इसके क्या है, बोमन्स कैप्सूल है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है ना। क्लियर। अब यहां से जो चीजें हैं वो छन के कहां आ जाएंगी, इसमें आ जाएंगी, इसको हम लोग फिल्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है, और बाकी जो ब्लड होगा वो ब्लड कहां होगा, आगे चला जाएगा। तो ब्लड से जो खराब चीजें हैं, जो
हार्मफुल सब्सटेंस हैं उनको हमने क्या किया, फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या किया, आउटसाइड द बॉडी निकाल दिया। ठीक है, तो यहां से ये कहां आएगा, फिल्टर होकर यहां पर आएगा बोमन्स कैप्सूल में, और यहां से फिर ये कहां चला जाएगा, आपका यूरेथ्रा में चला जाएगा, और यूरेथ्रा के बाद हम लोग देखेंगे जो टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे वो कहां होंगे, आउटसाइड द बॉडी यूरिन के थ्रू निकाल दिए जाएंगे। क्लियर है इतनी बात। तो ये फिल्ट्रेशन ही तो हो गया, ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, हार्मफुल सब्सटेंस को हमने निकाल दिया, यूजफुल सब्सटेंस को रीअब्सॉर्ब कर लिया। तो ब्लड को फिल्टर करा किसने, नेफ्रॉन ने और ग्लोमेरुल ने आपस में मिलकर। ठीक है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द नेफ्रॉन। ठीक है, तो यहां पर ग्लोमेरुला हो गया, यहां पर बोमन्स कैप्सूल हो गया। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स का रोल मैंने बता दिया आपको। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप पर्सनली जरूर मुझसे पूछिए। ठीक है, आप लोगों के पास सबके पास नंबर है ग्रुप पे, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर मैसेज करो। ठीक है, डोंट वरी। तो स्क्वामस के बाद में अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट टिश्यू है वो कौन सा है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो पहला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था स्क्वामस एपिथेलियल, और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन सा है आपका क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ओके, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में बेटा अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखो तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसका जो सेल्स होंगी क्यूब शेप में अरेंज होंगी, ओके। तो यहां पे हमें देखने को क्या मिल रहा है कि जो ये सेल्स हैं इनका शेप कैसा है सेल्स का, तो कैसी हैं, क्यूब शेप्ड। कैसी हैं, क्यूब शेप्ड। दूसरी बात, इनका न्यूक्लियस देखो आप लोग, तो न्यूक्लियस इनका कैसा है, राउंडेड। तो लिख सकते हैं हम लोग यहां पर क्या होगा, राउंडेड न्यूक्लियस। ये क्या है आपका, राउंडेड न्यूक्लियस है, और इसका शेप आप देखो क्यूब लाइक शेप है। और दूसरा हम लोग देखेंगे यहां पर इसके नीचे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे, इसको क्या बोल देंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, अब इसके बाद बेटा आप लोग देखो यहां पर जो ये स्ट्रक्चर है हमने जो बनाया है किसका, आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, राउंडेड न्यूक्लियस और बेसमेंट मेम्ब्रेन यहां पर प्रेजेंट था। अब बात आती है कि यहां पर जो न्यूक्लियस है वो कहां प्रेजेंट है, एपिकल रीजन मतलब ऊपर, मिडिल रीजन या सेंटर रीजन मतलब बीच का रीजन, या बेसल रीजन मतलब नीचे का। तो यहां पर हमको जो न्यूक्लियस दिखेगा वो राउंडेड होगा और कहां पर होगा, सेंट्रली लोकेटेड होगा। कहां पर प्रेजेंट होगा, सेंट्रल में प्रेजेंट होगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखो आप लोग, इसके बाद बात करते हैं इसके जो है पर्टिकुलर फंक्शन की और इसके लोकेशन की। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे इनका लोकेशन क्या क्या है, यानी कि कौन कौन सी जगह हैं जहां पर ये इस तरीके के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। तो सबसे पहले बेटा आप लोग देखो, हम लोग बात करेंगे यहां पर गोनैड्स की। ओके, गोनैड्स मतलब गोनैड्स का मतलब क्या है, टेस्टिस एंड ओवेरी। ठीक है, तो ये जो टिश्यूज होंगे कौन से, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज, वो कहां प्रेजेंट होंगे, गोनैड्स में। गोनैड्स का मतलब क्या है, टेस्टिस एंड ओवरी। तो वहां पे क्या होगा, एक लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियल लेयर, और इसी लेयर से क्या होगा, जर्म सेल्स जो हैं वो डेवलप होंगी। यानी कि जर्म सेल्स की बात करें हम लोग तो जर्म सेल्स कौन सी होंगी आपकी, स्पर्म एंड ओवम। क्लियर है बेटा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, एक तो ये एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल हमारा है थायराइड फॉलिकल्स। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड होता है जो, वहां पर हम लोग देखेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं थायराइड फॉलिकल्स, इस तरीके से। और इनके अंदर आप लोग देखोगे यहां पर भी क्या होगा, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्या है,
क्यूबॉइडल टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि थायराइड फॉलिकल्स हैं, उनमें भी जो आपकी जो ये सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, क्यूबॉइडल। समझ में आई इतनी बात। अब थायराइड फॉलिकल्स आप लोग देखोगे हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है, थायराइड ग्लैंड वहां पर प्रेजेंट होंगे, फिशेज में भी ये देखने को मिलते हैं थायराइड फॉलिकल्स। क्लियर है, तो ये आप लोग याद रखना, घुमा के भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। दूसरा बेटा देखते हैं इसके बाद में और क्या क्या इसके जो है बेसिकली अगर हम लोग देखें इसके एग्जाम्पल क्या है, तो आप लोग देखोगे एक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो पीसीटी जो होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, ये किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का पार्ट है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं इधर नेफ्रॉन का पार्ट, कुछ इस तरीके से हमें नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है बेटा, ये इस तरीके से। इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे यहां पर ये एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो दो स्ट्रक्चर होंगे, एक ये पीसीटी होगा और इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, डीसीटी। ये क्या हो जाएगा, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इस पीसीटी के पास हम लोग देखेंगे जो सेल्स होंगी वो कौन सी होंगी, क्यूबॉइडल इपिथेलियल। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर भी क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यूज या सेल्स, जो भी आप लोग बोलो। ठीक है, क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल्स। ठीक है, लेकिन यहां पर दोस्तों क्या है, एक अलग तरीके का जो है डेवलपमेंट देखा गया, या एक अलग तरीके की सेल्स देखी गई जो क्यूबॉइडल तो है लेकिन उनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है सिंपल टाइप ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स से। वो डिफरेंस क्या है, यहां पर जब ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, इधर देखो आप लोग यहां पर, तो इनका जो सेल्स होगा कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर है, तो यहां पे आप लोग देखिए जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये क्या कर रहा है, एक तरीके का यहां पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे माइक्रोविलाई। क्या बोलेंगे बेटा, माइक्रोविलाई। ठीक है, और ये माइक्रोविलाई जो होंगे वो कैसे होंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे। कैसे होंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे। क्लियर है, और ये मैक्रोविलाई ऐसे अरेंज रहते हैं, इस वजह से इसको हम लोग बोल देते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको बोलते हैं हम लोग क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर। ठीक है, तो ब्रिसेल्स के टाइप में यहां पर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, इसीलिए हमने इसको एक स्पेसिफिक टाइप का नाम दे दिया कि ये जो पीसीटी में जो क्यूबॉइडल सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर की होंगी, और वो किससे बना होगा, माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ होगा। क्लियर है, अब देखो क्या होगा, यहां पर आप ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है आपका, टफ कैपिलरीज है यहां पर। ठीक है, क्लियर है, यहां से ब्लड आ रहा है, ब्लड आएगा, इसमें इंप्योरिटीज होंगी, वो भी ब्लड होगा, सारी चीजें होंगी, और ये यहां पर फिल्टर होकर यहां पर फिल्ट्रेट आ जाएगा। ठीक है, अब फिल्ट्रेट में क्या होगा, ग्लूकोज भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, मॉलिक्यूल्स होंगे, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, ये सारी आयंस, ये सारी चीजें होंगी। तो जो यूजफुल सबस्टेंस हैं वो यहां से क्या होंगे, एब्जॉर्ब किए जाएंगे। तो किसके थ्रू रीअब्जॉर्ब किए जाएंगे, ये जो माइक्रोविलाई वाले स्ट्रक्चर हैं यहां पर आप देखोगे ऐसे इस तरीके से, इनके थ्रू ये एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। क्लियर है इतनी बात। तो यानी कि पीसीटी जो था वो किसमें काम कर रहा था, इट हेल्प्स इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो लिख सकते हैं हम लोग पीसीटी किसमें हेल्प करेगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, ओके,
और मॉलिक्यूल्स। क्लियर है बेटा इतनी बात? तो आयंस में क्या होगा सर? ग्लूकोज है ना, सोडियम, पोटेशियम है ना, और भी बहुत सारे जो भी यहां पर फिल्ट्रेट में सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे उन सबको ये रीअब्सॉर्ब करेगा। तो माइक्रोविलाई जब क्यूबॉइडल के केस में प्रेजेंट होगा तो वहां पर हम लोग उसको बोलेंगे क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर। ठीक है, काम क्या होगा इसका? इट हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस या आयंस। क्लियर है? वाटर को भी ये रीअब्सॉर्ब करेगा। क्लियर है? तो एक स्पेसिफिक टाइप का फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, वो क्या है? माइक्रोविलाई है। अब सिलिएटेड जो होंगी वो डिफरेंट होंगी, तो भी आगे सिलिएटेड भी मुझे बताना है, लेकिन माइक्रोविलाई अलग है और सिलिएटेड अलग है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता है। क्लियर है इतनी बात? तो हमने देखा गोनैड्स, थायराइड फॉलिकल, उसके बाद पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये कुछ मेन स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो पीसीटी के बाद में हम लोग देखेंगे कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं यहां पर, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल इसका होगा वो कौन सा होगा? यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं, नेक्स्ट एग्जांपल इसका होगा डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। तो बहुत सारी जो ग्लैंड्स होंगी उनके डक्ट्स जो होंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के, वहां पर भी इस तरीके का टिश्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, अब फंक्शन में आप लोग देखो, इनका फंक्शन अगर देखो तो हमने एक तो बता दिया रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या होगा? सिक्रीशन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इनके फंक्शन में लिख सकते हैं, इनके दो फंक्शन हैं, दो रोल हैं, फंक्शन में लिख लो आप लोग। एक इसमें हेल्प करेंगी रीअब्जॉर्प्शन, और दूसरा हम लोग देखेंगे यहां पर सिक्रीशन। वाया ग्लैंड्स। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट दोनों फंक्शन इसके, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, नोट करिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा टिश्यू जो है। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे अब कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की। तो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में हम लोग देखेंगे इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो इस तरीके से कुछ होगा, कॉलम शेप का। ठीक है, तो इनका अगर आप सेल देखो तो सेल्स कैसी होंगी? सेल्स आर इलोंगेटेड। ठीक है, कैसी सेल्स होंगी? इलोंगेटेड टाइप की सेल्स देखने को मिल रही हैं। दूसरी बात, यहां पे जो इनका न्यूक्लियस होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, न्यूक्लियस जो होगा वो कैसा होगा? फ्लैट होगा, और लोकेटेड कहां होगा? एट बेसल रीजन। ठीक है, यानी कि इसका न्यूक्लियस जो हमें देखने को मिलेगा वो कहां पर देखने को मिलेगा? बेसल रीजन पे देखने को मिलेगा। तो यहां पर हमें इसका न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, फ्लैट होगा, और कैसा होगा? आपका कहां लोकेटेड होगा? बेसल रीजन पर लोकेटेड होगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये भी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या टिश्यूज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। अब देखो यहां पर बेटा, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, कहां पर प्रेजेंट है? बेसल रीजन पे। ये इसका एपिकल पार्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर क्या देखने को मिलेगा? जैसे वहां पर ब्रश बॉर्डर बनना था, वैसे यहां पर भी कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनेंगे, और उनको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रश बॉर्डर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे कॉलमनर ब्रश बॉर्डर। ओके, तो जो ब्रश बॉर्डर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज होगा, या कॉलमनर ब्रश बॉर्डर जो होगा जिसको हम लोग देख रहे हैं, ये कहां प्रेजेंट होगा? तो इसको देखने को मिलेगा हमें कहां पे? इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में भी कहां? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां देखने को मिलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहां पे जो इलोंगेटेड ये स्ट्रक्चर है, अगर आप लोग देखो, अगर इनका स्पेसिफिकेशन देखो, अगर इनमें स्पेसिफिक कैरेक्टर अगर देखो, तो कॉलमनर ब्रश बॉर्डर जब ये बनाती है तो इनमें क्या क्या चेंज है? तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इनको देखने को मिलेगा हमें, फिर से वैसा ही स्ट्रक्चर रहेगा।
आई होप सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। थोड़ा ये टिश्यू चैप्टर टफ है लेकिन बहुत इजी वे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर था, जब ये सिंपल थी, ये कैसी थी? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज थे। कैसी थी? सिंपल कॉलमनर। ये कैसे हैं? ब्रश बॉर्डर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, क्लियर है। तो ये कहां प्रेजेंट थी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो आप लोग, इनका फंक्शन क्या होता था, ये आप लोग फिजियोलॉजी में देखोगे। जब भी अगर इंटेस्टाइन देखो आप लोग, ये इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहां पे मान लिया हमने कौन सी जो है, कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये जो ब्रश बॉर्डर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है, ये प्रेजेंट है। तो इसमें कुछ इस तरीके की सेल्स प्रेजेंट होंगी, देखो इस तरीके से। समझ में आ रहा है? इस तरीके से, ठीक है। तो जो भी सब्सटेंस यहां पर आ रहे थे, जो भी सब्सटेंस यहां पर आ रहे थे, वो क्या हो रहे थे इंटेस्टाइन में? ये हम फूड ले रहे थे और फूड के थ्रू जो भी मॉलिक्यूल्स हमको आफ्टर द डाइजेशन जो मिल रहे थे, वो सब एब्जॉर्ब होके कहां आएंगे? इन सेल्स में आएंगे। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर एब्जॉर्बेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो एब्जॉर्प्टिव नेचर का हो गया पहली बात। दूसरा आप लोग देखो यहां पर, ये जो स्ट्रक्चर है, जो ब्रश बॉर्डर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं, आप देख रहे हो, ये क्या करता है? इट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आई बात? यानी कि अगर पहले सिंपली वो क्या कर रहे थे, 10 मॉलिक्यूल अगर एब्जॉर्ब कर रहे थे, तो ये ब्रश बॉर्डर होने की वजह से उनका एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ गया। वो और ज्यादा मॉलिक्यूल्स का अपटेक करने लगे, और ज्यादा से ज्यादा जो डाइजेस्टिव माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे उनको ये एब्जॉर्ब करने लगे। जैसे ग्लूकोज हुआ, प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएंगी। क्लियर इतनी बात? तो ब्रश बॉर्डर का अहम रोल हो जाता है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कॉलमनर एपिथेलियल का जब भी स्पेसिफिकेशन होता है तो वहां पर क्या होता है? ब्रश बॉर्डर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज का फॉर्मेशन हो जाता है। दोनों चीजें डिफरेंट डिफरेंट हैं। जब सीलिया की बात करेंगे हम लोग तो अलग है, और जब हम लोग बात करेंगे ब्रश बॉर्डर की तो दोनों डिफरेंस हैं, ठीक है, दोनों डिफरेंस हैं वहां पर। तो डिफरेंस उनके बीच में क्या है? जब सीलिया प्रेजेंट होता है तो वहां पर हमको बेसल ग्रेन्यूल दिखता है, 9+2 अरेंजमेंट दिखता है, ये सारा चीजें सेल में पढ़ा होगा आप लोगों ने। लेकिन यहां पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो क्या करते हैं? रीअब्जॉर्प्टिव सरफेस को बढ़ा देते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या हो? एब्जॉर्ब किए जा सके स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। क्लियर है इतनी बात? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा, ये तो स्पेसिफिक केस हो गया इसका। अब आप लोग देखो यहां पे इनका लोकेशन क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लोकेशन ज्यादातर जो हमको देखने को मिलेंगी इनकी, वो कहां देखने को मिलेंगी? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन कहां प्रेजेंट होंगी? कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स या टिश्यूज। स्मॉल इंटेस्टाइन कहां प्रेजेंट होंगी? स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आप देखोगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, गॉल ब्लैडर, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गॉल ब्लैडर, और भी बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहां पर क्या देखने को मिलेगा हमें? जो है ये कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज का जो है प्रेजेंस वहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ज्यादातर जो टिश्यूज हैं वो याद रखिएगा आप लोग, कहां से हमें देखने को मिलेंगे? कॉलमनर वाले जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से देखने को मिलेंगे। क्लियर है? गॉल ब्लैडर के अलावा आप लोग देखोगे यहां पर स्टमक एंड आल्सो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ये जब भी हम लोग डाइजेशन स्टार्ट करेंगे तो वहां सारी चीजें देखने को मिलेंगी हमें। दूसरा इनका फंक्शन आप लोग देखो, फंक्शन बेटा क्या क्या होगा इनका? जो सेल्स हैं, ये जो टिश्यूज हैं, इनका फंक्शन क्या होगा? तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी, सिक्रीशन प्रोवाइड करेंगी एंड एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करेंगी। तो ये लिख लेंगे यहां पर क्या क्या करेंगी? सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड आल्सो प्रोटेक्शन। क्लियर है?
तो नोट करिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना।